माला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 385वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रत्ना भट्ट। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने MD होम्योपैथ से किया है। क्लिनिकल प्रैक्टिस इनका 15 सालों का इनके पास अनुभव है। बालों का झड़ना, नींद संबंधी विज्ञान, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, त्वचा संबंधी शिकायतें, महिलाओं की समस्याएं, बच्चों के रोग की रक्षा बढ़ाना और भी बहुत कुछ है। प्रोफेसर और ये PhD गाइड है अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मेटेरिया मेडिका विभाग में। ये विभिन्न उपचार पद्धतियों का भी अभ्यास करती हैं। परामर्श, रेकी, रिक्रिएशन थेरेपी, पिछले जीवन प्रतिगमन चिकित्सा, थीटा हीलिंग, टैरो मार्गदर्शन। इनका आज का विषय है अच्छी तरह से ली गई केस हिस्ट्री के दौरान ही रोगी का आधा आरोग्यता। सो डॉक्टर रत्ना भट्ट, आपका इस मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर दीपमाला जी एंड यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स और IFPH सबकी मैं बहुत आभारी हूँ कि आप ये इतना अच्छा वेबिनार्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं इसका एक पार्ट बनने की कोशिश में हूँ। तो मेरी हिसाब से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है और एकदम जूनियर डॉक्टर से लेके सीनियर सभी के लिए शायद इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे जो हमें लगेगा कि हाँ, हमें इससे कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक लेने का मेरा तात्पर्य या मेरा हेतु ये है कि हमारे डॉक्टर हैनेमन सर के ये गोल्डन वर्ड्स मैं बताऊंगी कि एक अच्छी तरह से लिया हुआ केस टेकिंग हमारे लिए बहुत अच्छे से रेमेडी डिसाइड करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग रूप होता है। और पहले तो ये बात है कि भाई एक अच्छी तरह से केस लेना या केस डिटेल्स लेना, उसमें हम क्या-क्या इंक्लूड करते हैं। तो हैनेमन सर ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में काफी अच्छे से इसकी डिटेल्स दी है। उसको अगर प्रैक्टिकल रूप में आज थोड़ा हम समझे, तो जैसे कि पहले तो ये है कि मेरे अनुभव से या जो ऑर्गेनॉन में हम समझते हैं कि एक अच्छी तरह से केस लेना मतलब क्या। तो उसको हमारे मैम जो थे वो हर बार केस टेकिंग की जगह पे बहुत सारी बार केस परसीविंग वर्ड यूज करते थे। तो शी इज अ ग्रेट टीचर ऑफ ऑर्गेनॉन, डॉक्टर हीना रावल मैम। और वो हमें समझाते थे कि केस टेकिंग की जगह हम जब केस परसीविंग समझेंगे, मतलब कि परसीव करना मतलब कि अपनी पांचों सेंसेस से एक केस को या एक व्यक्ति को समझने की कोशिश करना। अगर ये तरीका हम कर पाए तो हम पूरे केस की डिटेल को अच्छे तरह से, उसकी पूरी माहिती को अच्छी तरह से हम नोट डाउन कर सकते हैं। एंड जहां पे हमारे पास केस डिटेल्स एक सही तरह से आ गई, तो हमारे लिए मेडिसिन ढूंढना उतना अच्छा और सरल हो जाता है। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही खास प्रक्रिया है जिससे हम हमारी मेडिसिन डिसाइड करते हैं। केस टेकिंग जो इतने डिटेल में हम लोग करते हैं, वो होम्योपैथी की एक बहुत ही खासियत वाली बात है। यही हमारी पैथी को इतना स्पेशल बनाती है, क्योंकि जब एक केस अच्छे से लिया जाता है, तो हमारे साथ-साथ हमें जो एक संपूर्णता का या हमें जो एक अच्छी भावना अनुभव होती है, वही हमारे पेशेंट में, हमारे दर्दी में भी उतनी ही अच्छी प्रेरणा या उतनी ही अच्छी चीज़ वो लाते हैं। तो जैसे ही मैं बता रही हूँ कि एक अच्छा केस टेकिंग कैसे होता है या उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे केस को एक पूर्ण तरीके से एक अच्छा केस बनाता है। तो उसमें होगा कि हमारी पेशेंट की पूरी कंप्लेंट्स, जो भी तकलीफें वो लेके आते हैं, वो तकलीफों का पूरी तरह से वर्णन।
जिसमें हम लेते हैं कि भाई उसकी कौन सी जगह पे है, किस तरह का सेंसेशन वो अनुभव करते हैं, कौन सी चीजों से वो कंप्लेन बढ़ती है, कौन सी चीजों से वो कंप्लेन कम होती है, एंड क्या चीज है या क्या वो फैक्टर्स है जिससे हमारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हुई। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम में इतनी चीजें तो होनी चाहिए। ठीक है। अभी इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें, तो हम जब पेशेंट के साथ में डील करते हैं, जैसे कि तो उसमें हमारे एफोरिज्म 3 में एक बहुत अच्छी बात की है कि भाई नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड एप्लीकेशन ऑफ बोथ द नॉलेज। सिर्फ नॉलेज ऑफ फिजिशियन नहीं चलता, सिर्फ नॉलेज ऑफ डिजीज नहीं चलता, उस दोनों का समन्वय करके हम जब वो नॉलेज का एप्लीकेशन करते हैं, तब जो हमें केस की डिटेल मिलेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई भी डिजीज के सिम्टम है, हमें पूरी तरह से उसकी अवेयरनेस है कि भाई जैसे टाइफाइड फीवर है तो वो हाई ग्रेड फीवर होता है, उसमें इस तरह से टेम्परेचर डाउन नहीं होता। वी हैव जीआईटी इश्यूज, पेशेंट पाचन तंत्र की सारी कंप्लेंट्स में सफर करते हैं, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि इतने टाइम में रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है वगैरह वगैरह। तो ये एक बेसिक सिम्टम है एंट्रिक फीवर के, टाइफाइड फीवर के। जब हमारा पेशेंट उसके साथ में कुछ अलग तरीके की मोडालिटीज लेके आते हैं या उनकी मानसिक परिस्थिति जो हम देखते हैं, तब वो हम उस पर्टिकुलर डिजीज को वो पेशेंट के रूप में अनुभव कर सकते हैं। मतलब कि वही हमें इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाइड करके बताएं, तो जैसे दो पेशेंट हैं, टाइफाइड फीवर से ही सफर कर रहे हैं, टाइफाइड के बेसिक सिम्टम्स उनमें है, बट एक पेशेंट उसके साथ में बहुत ही ज्यादा सर दर्द की प्रॉब्लम लेके आते हैं। उनका स्टार्टिंग पॉइंट सर दर्द से हुआ है और उसके साथ में जरा सा भी टच करने पे उनको तकलीफ बढ़ जाती है, साथ में आंखें भी बहुत ज्यादा पेन महसूस कर रही है, वो पूरी रात सो नहीं पाए हैं, वो पूरी रात करवट बदलते रहे हैं, उनसे नींद में जितनी भी झपकियां लगी, रोने की थोड़ी बहुत आवाज चलती रहती है और जरा सा बहुत ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं, बट वो सो ही नहीं पा रहे। तो यह जो सिम्टम्स की खासियत है, ये जो हमें रोगी के लक्षण मिलते हैं, वही हमें मेडिसिन डिसाइड करने में हेल्प करता है कि ऑन दिस बेसिस जब हमने रेपर्टराइज किया, तो पेशेंट के लिए हमें बेलाडोना मेडिसिन मिली और विद इन आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन, जैसे बेलाडोना प्रिस्क्राइब की गई, उसके आधे ही घंटे में पेशेंट का फीवर एकदम डाउन हो गया। एंड वही कंटिन्यू करने पर विद इन 2 days द पेशेंट वॉज कंप्लीटली, फीवर आना उनको बंद हो गया। तो ये एक मेडिसिन का जांच किया हुआ डिटेल में लिया हुए सिम्टम के हिसाब से हम मेडिसिन तय कर पाते हैं। दूसरे कोई पेशेंट मान लीजिए कि यही टाइफाइड फीवर लेके आते हैं, बट उनके साथ में उनकी बाकी की समस्याएं अलग है, जैसे कि उनकी प्यास है। मान लीजिए कि वो पेशेंट लेके आते हैं कि उनकी जो प्यास है वो बार बार उनको पानी पीने की इच्छा हो रही है, उनमें काफी ज्यादा वीकनेस है, उनमें बहुत ज्यादा फियर्स भी लग रहे हैं, उनमें डर लग रहा है कि ये मुझे क्या हो रहा है, वो इतनी ज्यादा उनमें एनर्जी लेवल बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो उस सिम्टम्स के हिसाब से हम टाइफाइड के ही पेशेंट में हम आर्सेनिक देते हैं। तो ये हमें हेल्पफुल करता है जब हमारे पास केस की वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है कि जिससे हमारी केस कंप्लीट बनती है। तो केस में हमें एक पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, जो उनको खास बनाते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करनी है, और इसी को दिखाता है, इसी को समझाता है हमारा एफोरिज्म 3, नॉलेज ऑफ डिजीज। हमें टाइफाइड फीवर की नॉलेज थी, तो हमने वो कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर निकाल दिए। हमें पता चला कि नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ पेशेंट, के भाई पेशेंट के खुद की कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, एंड एप्लीकेशन ऑफ बोथ द नॉलेज, फिजिशियन का जो नॉलेज आता है उसी में इंक्लूड होता है हमारे केस को अच्छे से लेना, उसकी डिटेल्स समझना, उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना कि ये पेशेंट, हमारा इंडिविजुअल पेशेंट है वो क्या है। क्योंकि होम्योपैथी में बड़ी खासियत है कि हम डिजीज के ट्रीट नहीं करते, हम जो पेशेंट है हमारा उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज अवर मेन कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथी।
इसमें एक और अच्छे एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि कहाँ पे हम लोग थोड़ा और भी मिस कर देते हैं और कहाँ हमारा बारीक ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट होता है कि ये ऑब्जर्वेशन हम पेशेंट को देख के करें। ऑब्जर्वेशन हमारी डिटेल्स लेते हैं उस टाइम पे ले, सभी जगह पे ऑब्जर्वेशन की अपनी ही मतलब जांच की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस रहती है होम्योपैथी में। वो हमारा एफोरिज्म 6 है जो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स बताता है। तो डिटेल और अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वेशन मतलब के मन में बिल्कुल भी पूर्वग्रह रखे बिना किया हुआ हमारी जांच पड़ताल जो जो हमें पेशेंट्स की वो सारी चीजें देखने के लिए हेल्प करती है जो हमारे पेशेंट में खासियत होती है। अगर हम जरा सा भी पहले की मानसिक ओपिनियन से या पूर्व ग्रंथि से हम वो ऑब्जर्वेशन करने जाए तो छोटी छोटी चीजों में हमारी मिस्टेक हमारी गलती होने की संभावनाएं होती है और ये बड़ी बारीक चीजें होती है। जैसे कि हमारे ओपीडी में हमारे स्टूडेंट्स केस ले रहे थे। अभी एक बच्चे का केस लिया उन्होंने। हमारे वो पीडियाट्रिक पेशेंट है मतलब 10-11 साल का बच्चा। उनको प्रॉब्लम थी बार बार ब्रोंकाइटिस हो जाने की कि भाई एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है उनको। उनको डेफिनेटली एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाके आए जो काफी सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट की है। उनको वो स्पेशली चॉकलेट बिस्किट्स या फ्लेवर्ड वाली जब भी कोई चीजें खाते हैं तो उनको वो तकलीफें बढ़ जाती है। तो हमारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी केस ली, पूरी मेंटल एस्पेक्ट भी डिस्क्राइब किया और काफी डिटेल में लिया। अब जब वो केस ले रहे थे तब वो अपने मदर के साथ में आया था और पेशेंट कुछ भी बोले उसके पहले उसका अपनी मदर के सामने देखना वो बहुत हर बार में होना था। मतलब 10-11 साल का बच्चा था, वो खुद बहुत ही अच्छी बात कर सकता था, अपनी चीजें प्रेजेंट करता था, अपनी बातें समझाने के लिए काबिल था। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरी स्टूडेंट ने लिखा कि भाई वो जब भी है अपनी मदर के सामने देखने लगता है और मम्मी कुछ थोड़ा मदर बोलेगी थोड़ा वो बोलेगा, ऐसे हमें डिटेल्स मिलती रही। अब ये पेशेंट में ये ब्रोंकाइटिस बढ़ने का जो वन ऑफ द रीजन है वो ये भी है कि भाई उसके पापा कहीं और जॉब करते हैं और मदर उसको लेके कहीं पे और रह रही है। तो ये वाला जो 1 आध साल पहले ये चीज हुई उससे हमारे पेशेंट के ये प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है। पहले कभी कभार थी, अभी ये ऑलमोस्ट 2-3 महीने में सीजन चेंज में वातावरण के थोड़ी बहुत या खाने पीने में कुछ भी आ गया तो वो होती है। बाकी पेशेंट के सिम्टम है कि वो बहुत ही ज्यादा उनको वो लगता है कि मम्मी कुछ भी बोलेगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जैसे उसकी मम्मी का स्वभाव काफी गुस्सैल है। मतलब छोटी छोटी बातों में बच्चे को डांटना या फिर बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रखना, घर पे सब चीजें ठीक होनी चाहिए। थोड़ा सा भी बच्चे ने खेल कूद में कुछ चीजें इधर उधर कर दी तो उसकी मम्मी को प्रॉब्लम होगा और प्रॉब्लम होगा मतलब समझाने के अलावा एक आध बार बोलेंगी, बाकी सीधी उसको थप्पड़ मारती है। तो ये मदर का एक रिएक्शन रहता है ये बच्चे के हिसाब से। एंड बाकी सारे सिम्टम्स जो थे कि भाई ब्रोंकाइटिस में ये इवनिंग में बढ़ता है या फिर ओवरऑल इसको रात को भी आफ्टर द अटैक इवन नेबुलाइजर या ऐसा कुछ दिया हो या एलोपैथिक मेडिसिन देने के बाद में भी ब्रीदिंग में सोने के टाइम पे काफी प्रॉब्लम रहती है। और ये हमें देखने से मतलब उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम रहती है। अब ड्यूरिंग दिस थिंग जब पेशेंट को पूछा गया कि उनकी डिजायर क्या है, खाने पीने में उनकी फिजिकल चीजों में क्या उनको अच्छा लगता है, तो पेशेंट ने बोला कि ओरियो बिस्किट है, चॉकलेट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सभी चीजें जो उनको अभी खाने के लिए मना की गई है। एंड ड्यूरिंग दैट थिंग मेरी जो स्टूडेंट है उन्होंने बोला कि मैम इनको तो बराबर ऐसा ही है कि भाई जो चीजों से प्रॉब्लम होता है उसी की डिजायर है। तो ये अगर सिंपल फॉर्म में अगर हम केस देखते हैं तो शायद हम ये सिम्टम को एक रूब्रिक में ले लें। बट क्या वो एज अनुरूप हम गिन पाएंगे कि एक बच्चे का 10-11 साल का बच्चा जो है उसको जो चीजें काफी 1-1.5 साल से खाने की मना की गई है, अब वही बच्चा अगर उसी की क्रेविंग करता है या उसको वो डिजायर है तो इसको हम कितनी इम्पोर्टेंस देंगे वो एज अ फिजिशियन हम पे डिपेंड करता है। अगर हमने ये रूब्रिक ले लिया तो काफी सारी मेडिसिन ऐसी आएंगी जो शायद हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो ये एक बहुत ही
नॉलेज ऑफ फिजिशियन वाली बात आती है कि हम सिम्टम लेते हैं, उसमें भी हम ऑब्जर्वेशन करके वो सिम्टम को कितना इवैल्यूएशन में डालते हैं या उसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वहां पे वो सिम्टम एक हम वो उस तरीके से देखना, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ माल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आधा अधूरा ऑब्जर्वेशन, जो शायद जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, जितने पेशेंट देखेंगे, जितने एक्सपीरियंस होंगे, तब जाके हम वो समझ पाएंगे कि भाई ये सिम्टम की इम्पोर्टेंस हमें कितनी देनी है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग, ये एक बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हैनेमन सर ने हमें ऑलरेडी लिख के बताया है कि ये चीजें आ सकती है। ये एक एग्जाम्पल माल ऑब्जर्वेशन का। दूसरा एक रहता है कि बिल्कुल ही ऑब्जर्व ही नहीं करते शायद कोई चीज, कि जैसे एक एक लेडी आई थी, वो अपनी मदर के साथ में केस के लिए आई थी। तो वो जब भी अपनी फैमिली हिस्ट्री या ओवरऑल अपनी लाइफ स्केच के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करती थी, तो कहीं पे उसकी मदर है, शी वाज वो इस रोल में आ जाती थी कि हमें लगता था कि शायद वही मदर ही आंसर दे रही है। तो आफ्टर मदर को जैसे घर वो कैबिन से बाहर निकाला और डॉटर को बोलने दिया, तब पता चला कि वो उनकी रियल मदर नहीं थी, वो उनकी स्टेप मदर थी। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उनको इमोशनल लेवल पे उन्हीं के हिसाब से हो रहे थे, स्ट्रिक्ट बिहेवियर या उनकी इच्छाओं का मान नहीं रखना और वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बॉडी लैंग्वेज वाला पॉइंट था जो कहीं पे हमने नोटिस किया कि शायद ये ऐसा हो, लग पेशेंट को अकेले बिठा के अगर हम डिटेल ले तो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और डेफिनेटली एक पॉइंट आता है कि सेंसिटिव पेशेंट्स में हम पेशेंट्स को एक तरीके से अलग बिठा के ऑब्जर्व करते हैं, और अटेंडेंट का अपना ही जहाँ पे जरूरत हो तो हम उनकी भी राय लेते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन, छोटे से ऑब्जर्वेशन से चीज बदल जाती है, और हमारा केस हम एक नए ही लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक पूरी तरह का केस जो होता है उसमें अब तक जैसे हमने देखा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट, जो सबसे पहले आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे सामने आए उसके पहले ही हमें उनके बारे में काफी चीजें पता चलने लगती है, जैसे कि मैम अपॉइंटमेंट लिया था, इतने टाइम के लिए बता रहे थे, क्या थे, बहुत ज्यादा पूछा। तो कहीं ना कहीं हमें वो हिंट्स मिलने लगती है कि हमारे पेशेंट के आने से पहले ही हमें एक चीज का अंदाजा लगने लगता है। तो वो सभी चीजें एक डिटेल केस टेकिंग में मैं काउंट करना चाहूंगी कि केस टेकिंग जब हमारे सामने पेशेंट बैठा है तभी से नहीं, उसके पहले से भी उनकी चीजों को देखने से हमें पता चलता है। तो एक केस डिटेल में एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है, फिर हमारी नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन वाला, जैसे मैंने बताया कि नॉलेज ऑफ फिजिशियन, नॉलेज ऑफ डिजीज, और दोनों नॉलेज का हम जब एप्लीकेशन करते हैं, मैचिंग पॉइंट लाते हैं, वो हमारे केस की टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने में, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स गाइड उसको फाइंड आउट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तीसरा पार्ट अगर हम लेना चाहें तो हम वो ले सकते हैं कि हमारे पेशेंट के मेंटल एस्पेक्ट, जो कि काफी चैलेंजिंग रहता है कई बार, क्योंकि मेंटल मतलब कोई भी पेशेंट को समझना, मैं तो यही मानती हूँ कि पेशेंट हमारे पास में जब पहली बार आते हैं तो कितना कंफर्टेबल है या कितना आसान अनुभव उनका रहता है, उसी पे ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपको कितनी चीजें बताएंगे। तो क्या वो चीजें हैं कि एक अच्छे केस लेने के लिए क्या एटमॉस्फियर या क्लिनिक का किस तरीके का वातावरण होगा जो हमारे पेशेंट को हेल्प करेगा, क्योंकि केस टेकिंग में दोनों ही इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर का भी एक तरीके से रिसीविंग मोड और हमारे पेशेंट का कहना। तो जितना हमारा पेशेंट खुद कंफर्टेबल होके जितना सामने से बताएंगे, वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि कई बार हम ऐसी भागा दौड़ी में होते हैं या बहुत सारे आवाज चल रही होती है या वो सब चीजें हो जो पेशेंट को शायद डिस्टर्ब कर सकती है। तो हमारा ये बहुत सिंपल ट्रिक्स है, बट क्लिनिकली इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। और कई बार जब ये नहीं होता तो पेशेंट काफी बंद भी हो जाते हैं अपनी डिटेल्स शेयर करने में, कई बार हिचकिचा जाते हैं। तो वो एक है कि हमारे पेशेंट को कंफर्ट लेवल में लाने के लिए हमारी अपॉइंटमेंट का एक टाइम हो जहाँ पे हमारा पूरा फोकस पेशेंट के साथ में हो, तो वो अच्छे से ओपन अप होके हमें डिटेल्स बता पाएंगे। दूसरी चैलेंज मैं
एज अ फ्रेशर जब मैंने फेस की थी वो शायद ये थी कि कई बार हमारे पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती कि भाई पूरी तरह से केस लेना या क्या क्या डिटेल्स मुझे शेयर करनी पड़ी। तो मुझे तो अपने इनिशियल 1-2 साल में तो काफ़ी वो चैलेंज लगता था। बट उस टाइम पे एक बार तो एक पेशेंट ने मुझे ये भी बोला था कि मैडम आपने जो डिटेल्स पूछी है मुझे किसी किसी ने अब तक नहीं पूछी। तो मुझे लगता है कि अब मेरे की शादी के बायोडाटा में आपका केस ही डाल दूँ, क्योंकि इसमें मेरी सभी डिटेल्स हैं। तो इन दैट वे पेशेंट जब हमारे अवेयर नहीं होते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि जब मानसिक उनकी परिस्थिति या उनके स्वभाव का भी हम इतना डीप में जाके इतनी गहरी तरह से हम उनका जब एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तो ये मेरी एक मैं बताना चाहूंगी कि अच्छे केस के लिए प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पेशेंट हमें करनी चाहिए। कि जैसे जो जानते हैं उनके बारे में तो है ही है, बट अगेन हर एक डॉक्टर का अलग तरीका होता है। तो उनके बारे में उनको जब पहले से नॉलेज हो, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। उनको काफ़ी पता रहता है कि हाँ, मुझे ये करना है। तो वो बहुत अच्छे कोऑपरेटिव मोड में आते हैं और कई बार वो सोच के भी आते हैं कि भई मैं क्या बताऊँगा या क्या बताना चाहिए वगैरह-वगैरह, तो हमारे लिए केस डिटेल में लेना बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार ऐसा भी मुझे लगता है कि अगर कई केसेस में हम पेशेंट को सिर्फ एक क्वेश्चंस लिख के अपने सवाल लिख सॉरी यस, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेन पेपर में हम पेशेंट्स को क्वेश्चन लिख के दे दें और उनको बिठाएं कि आधा घंटा आप अपने से कनेक्ट करके ये चीजों के आंसर दीजिए। तो भी हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स ने कभी ऐसा अपने बारे में लिखा, वो कोशिश करी हो, ये भी एक मतलब होना बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसे कि मेरा एक इंटरेस्ट रहता है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी मैं एक्सप्लोर करूँ, तो उसमें मैंने काफ़ी देखा है कि खुद से कनेक्ट करेंगे जब पेशेंट, तो हमें जो चीज़ बताएँगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है। बिकॉज़ प्रैक्टिकली हम देखें तो कई बार कितने पेशेंट हमें आके बता पाएँगे कि भई मुझे ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, मुझे ये लगता है कि मैं दूसरों की कंपैरिज़न में ठीक नहीं दिखता, या बॉडी शेमिंग या कितनी कुछ चीज़ें मेंटल एस्पेक्ट पे है और हमारी मेडिसिन्स भी काफ़ी है। तो कई बार पेशेंट्स जो बोल नहीं पाते, वो लिख देते हैं। कि भई हाँ, चलो लिखने से वो डॉक्टर पढ़ेगी या ओवरऑल हमें शायद समझ पाएँगे। तो लिखने से हमारा जो माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें केस के लिए इम्पोर्टेंट मिल सकती है। तो ये है कि भई केस के लिए पेशेंट को एक अच्छा-सा सेफ एनवायरनमेंट पूरा करना। दूसरा, केस टेकिंग की प्रोसेस के लिए उनको अवेयर करना कि किस तरह से केस लिया जाता है। तीसरा, हो सकता है कि कई पेशेंट्स में हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, वो खुद ही अपनी डिटेल्स लिखें, थोड़ा-सा उनको एक आइसोलेशन का टाइम मिले। ये सब चीज़ें हमें केस को और अच्छे से डिटेल में ले जाने में हेल्प करती है। कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि कई पेशेंट्स में मेरे साथ ऐसा होता है, शायद हम सभी के साथ में होता होगा, कि लगता है कि कोई पॉइंट है जहाँ पे हमारे पेशेंट कुछ बोलना चाहते थे, बट यहाँ पे कुछ बोले नहीं है। तो जब तक वो डिटेल हमारे पास नहीं आती, तब तक प्रिस्क्राइब करना थोड़ा सा होल्ड पे हम रख सकते हैं, या हो सकता है तो एसएल दे दे या पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेके दूसरी मीटिंग में जब हम क्लियर हो जाए, तब उनको प्रिस्क्राइब करें। पहली बार में शायद ये हो सकता है कि थोड़ा टीडियस लगे, बट जो डिटेल्स हमें मिलके आती है, जितनी भी डिटेल में माहिती हमें मिलती है, उससे ये चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाती है। और एक बताना चाहूँगी कि जैसे भी हमारा केस टेकिंग कैसे इतना फुलफिल हो, तो हमारे लिए तो प्रिस्क्रिप्शन लेना आसान हो ही जाता है, क्योंकि हम कोर ऑफ द पेशेंट का एक्चुअल सिम्पटम्स को समझ पाते हैं। जैसे कि कई बार हमारी मटीरिया मेडिका में सिम्पटम्स होते हैं कि भई पेशेंट बड़ा रिलीजियस है। अच्छा, रिलीजियस है तो हम ले लेंगे शायद इनिशियल लेवल पे कि एक सिम्पटम है, पेशेंट इज रिलीजियस। बट व्हाट इज द रीजन, उसके पीछे का एक कारण क्या है कि वो रिलीजियस है? पहले तो वो कारण, दूसरा उसकी इंटेंसिटी कितनी है? शायद इंडिया में काफी सारे लोग बोलते होंगे कि मैं रिलीजियस हूँ, मैं भगवान में मानता हूँ, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। ये चीज अब हम इसको सिम्पटम में कब लेंगे? कि जब उसको
इतनी इम्पोर्टेंस हमारा पेशेंट देता है। मान लीजिए कि पेशेंट कहीं पे भी जा रहा हो, 4 बजे 3 बजे उठ के भी अपनी पूजा पाठ करके ही जाएंगे। अगर नहीं गए ऐसा करके तो वो खाना नहीं खाएंगे, या अगर वो नहीं कर पाए तो खुद को दोषी मानेंगे, बहुत ही बार भगवान को प्रे करके उनसे माफी मांगेंगे। तब जाके ये हमारा एक सिम्टम बना के भाई इसको हम पेशेंट की पर्सनालिटी में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा केस का इम्पोर्टेंट चीज बना। फिर कई बार ऐसे भी होता है कि रिलीजियस होने के रीजन में फियर्स भी होते हैं कि भाई भगवान मैंने बहुत पाप कर लिए, चलो अभी इस बार मैं ये फास्ट करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता हूँ। या फिर कई बार ऐसा हो गया कि मुझसे गलती हो गई, मैं किसी को नहीं बता पा रही हूँ, मैंने भगवान को बता दिया। कई बार कोरोना के टाइम पे काफी हमने देखे कि भाई फियर ऑफ डेथ था, कि भाई इसीलिए हमें कौन बचा सकता है, कोरोना में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, डॉक्टर्स भी कई ट्रायर एंड एरर ही कर रहे थे। तो उस टाइम पे भगवान के भक्त बन गए, उस टाइम पे वो किया। तो रिलीजियसनेस का रीजन हमें ढूंढ के उसके हिसाब से मेडिसिन हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर फियर ऑफ डेथ के हिसाब से रिलीजियस हुआ तो आर्सेनिक हो जाएगा, रिलीजियस मेनिया में जाएगा तो और अलग मेडिसिन चला जाएगा, फियर के हिसाब से दूसरी मेडिसिन। तो अलग मेडिसिन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिससे हमें केस में उसको कंप्लीट बना सकते हैं। राइट, सो दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा है कि ऑब्जर्वेशन में एक और चीज रहती है कि कई बार हम डिटेल्स लिखने में ही इतने मशगूल हो जाते हैं कि जो हमें एक्चुअली दिखना चाहिए, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज है, उनके बात करने के उतार चढ़ाव है, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको हम बताते हैं, या पेशेंट किस चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। एंजाइटी का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो कई बार जैसे काली कार्ड में हमारी एंजाइटी है, साइकोटिक पेशेंट्स में कई बार एंजाइटी का हम देखते हैं। तो हर एक एंजाइटी किस तरह से पेशेंट में दिखती है, या हर बार वो इतने मेंशन करता भी है कि नहीं, हम कितना उस चीज को समझ सकते हैं। जैसे काली कार्ड, जैसे हमें पता है कि मेडिसिन है कि फैमिली मेंबर्स के बारे में सबसे उनको एंजाइटी रहती है, और अगर कोई भी लेट हो जाए तो उनको वो टेंशन हो जाएगी। घर ही उनका एक फैमिली का ही बैकबोन माने जाते हैं कालिका। तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार ऐसा होता है कि वो बातों से हमें पता चलेगा, बिकॉज काली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी डिपिक्ट करती है कि जिनके बारे में जो इतना इजीली शायद ओपन अप ना हो। तब ऐसा पेशेंट जब हमारे साथ में बैठे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की बात कहाँ जा रही है, कौन सा ऐसा मेन फैक्टर है जो उनकी बातों में बार बार आ रहा है। वो उनके बच्चे के बारे में हो सकता है, उनके हस्बैंड के बारे में हो सकता है, उनकी फैमिली के बारे में हो सकता है। कुछ भी चीज में अगर उसका रेफरेंस या उसका एक कनेक्शन निकलता है तो हम सोच सकते हैं। मान लीजिए काली कार्प का पेशेंट हमें बैक एक के बारे में बता रहे हैं कि मुझे ये लोअर बैक में पेन है, ये चलता है, या इतना सीवियर मुझे स्वेलिंग भी रहता है, वगैरह वगैरह। और साथ में ही सडनली आउट ऑफ द टॉपिक जाके उनको याद आता है कि अरे मेरा बच्चा ट्यूशन से आ गया है, क्या वो आया है कि नहीं, मैं चेक कर लूं। तो वो हमें दिखाता है हमारे पेशेंट का कंसर्न। तो उसी तरीके से केस टेकिंग लिखने के साथ में एक बॉडी लैंग्वेज का ऑब्जर्वेशन, पेशेंट क्या बात कर रहे हैं उस पे फोकस, वो भी हमें काफी क्लूज दिखा देते हैं। एक ऐसा भी ऑब्जर्वेशन है बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी के रिलेटेड कि जहां पे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पेशेंट हमें बताना नहीं चाहते, तब उनका इनवॉलेंटरी बॉडी रिस्पॉन्स रहता है। जैसे कि कई पेशेंट्स को एकदम से खांसी आ जाना, या फिर कोई एकदम से हंसने लगना, या कुछ आउट ऑफ द टॉपिक उसको चेंज कर देना, या कहीं और देखने लग जाना, आई कांटेक्ट मिस कर देना। तो ये सब पॉइंट्स रहते हैं जहां पे हम एक निशान करके रख सकते हैं। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं जिसको हम नेक्स्ट टाइम या उसके बाद में जब हमारे पेशेंट एक कंफर्टेबल लेवल पे आए तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें डिटेल में केस टेकिंग में हम पेशेंट की सिटिंग जेस्चर, कैसे बैठे हैं, कैसे क्या उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, उनके हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, काफी सारी चीजें हम स्टडी तो कर ही सकते हैं, जो हमारे केस डिटेल को और बेहतर बनाता है, हमारे फाइनल प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे हमें और कॉन्फिडेंस देता है
कि ये मेडिसिन हम जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी इतनी सारी चीजें मैच हो रही है। एक और चीज जो हमारी केस टेकिंग की खासियत है, जिसको मैं सही में बताऊंगी कि हमारे डॉक्टर हैनेमन सर ने हमारी केस टेकिंग को जो खास बनाया है, वो यह है कि हम सिर्फ दर्दी की शारीरिक या मानसिक तकलीफों को नहीं समझते, हम पूरे पेशेंट को या दर्दी को समझने की कोशिश करते हैं। एंड आजकल की फास्ट लाइफ में खुद से खुद का कनेक्शन जहाँ पे हम कभी ही कर पाते हैं, हम खुद के साथ में कभी ही बैठ पाते हैं, या खुद को खुद के इमोशंस को समझने की कोशिश हम कभी कभार करते हैं तो करते हैं, वरना ऐसे ही चल जाते हैं। तो उस टाइम पे ये जो एक रहता है कि जहाँ पे हम पेशेंट को एक स्पेस देते हैं, एक खुद के साथ में कनेक्ट करने का मौका देते हैं, उससे उनका अंदर की जो फीलिंग्स इस तरह से रिलीज होती है कि वो फिजिकल लेवल पे भी रिलैक्सेशन में हमें दिखती है। जैसे कि अम, जब हमारी यह केस टेकिंग के बाद में एक पेशेंट का एक्सपीरियंस ऐसा था, उन्होंने अपनी 3-4 कंप्लेंट दिखाई, काफी क्रॉनिक केस था, 15-20 साल से कंप्लेंट चल रही थी, बट वो अपनी एक कंप्लेंट बताना भूल गए, उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन था। अब बहुत अच्छे से डिटेल में ली गई केस थी, मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब की गई, बट केस लेके हमारे पेशेंट्स वेट कर रहे थे और हमारे सर से मिलने में थोड़ा सा टाइम था। तब इन बिटवीन ही क्लिनिक में ही उनको वॉशरूम यूज करना पड़ा, एंड उनका ये बताना था सर को कि इतना अच्छा बॉवेल मूवमेंट मेरा कितने टाइम बाद हुआ है। मतलब कि जब हम मेंटली पेशेंट को फ्री करते हैं, उनके इमोशंस को रिलीज करते हैं, तो फिजिकल भी डिस्चार्जेस या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी काफी एकदम अपने आप भी नॉर्मल होने लगते हैं। कई पेशेंट ऐसे बताते हैं कि केस जैसे देने के बाद में ही वो मानसिक तरीके से एकदम फ्री महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये हमारी एक तरह से जीत है, होम्योपैथी की खासियत है, जब हम वो पेशेंट को एक कंफर्ट लेवल दे सके। तो इसीलिए ये सब जब पॉसिबल होता है, वो पेशेंट की डिटेल में ली गई हुई केस हिस्ट्री से होता है, और ये हमें बचाता है गलतियां करने से या रॉन्ग मेडिसिन देने से। तीसरा ये होता है कि पेशेंट का भरोसा रहता है, क्योंकि काफी अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस होती है जहाँ पे पेशेंट की बात या कंप्लेंट तक ही सिर्फ सुना जाता है, बट कंप्लेंट के कॉज को जानने की कोशिश होम्योपैथी की स्पेशलिटी है। कि एक पेशेंट थे जिनके शादी को करीबन 15 साल हुआ था, एंड एवरी टाइम हर महीने का एक संडे था जब उनके पापा उनको मिलने जाते थे। ये सिलसिला उनकी शादी के बाद 10-15 साल तक चला, फिर उनके फादर की डेथ हो गई। तो महीने का थर्ड संडे या फोर्थ संडे कुछ तो था जब फादर उनके हर बार उनकी बेटी को मिलने जाते थे, बस मिल के आधा घंटा बैठ के वहां से वापस निकल जाते थे। कुछ तो नजदीक में ही कोई सिटी में ऐसा था। एंड जब फादर एज के हिसाब से उनकी डेथ हो गई, तो वो जो फीमेल थी, उनको सडनली ही इतना सीवियर हार्मोनल चेंजेस आ गए और एमेनोरिया जैसा हो गया कि जिसका कुछ फिजिकल बाकी कोई समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से सही चलने वाली इनकी हेल्थ में इतना ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ गया। एंड सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, खाना पीना नॉर्मल, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी कोई तकलीफ नहीं, और काफी ट्रीटमेंट करा के जब वो सर के पास में आए, तब पता चला कि भाई ये कब से हुआ है। तो डिटेल केस में हमें ये जानना कि कोई भी सिम्टम का ओरिजिन कहाँ से होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉजेटिव फैक्टर वो जानने से हमें काफी चीजें मिल सकती है। एंड तब हमें ये पता चला 12-15 साल की एक जो हैबिट, अपने फादर के साथ में उनका 1-to-1 एक कनेक्शन, तो वो सडन लॉस हो गया, एंड उनसे उनको ये तकलीफ हो गई। और बाकी उनकी थर्मल डिटेल्स, उनका नेचर, प्रकृति, ओवरऑल सब जानने के बाद में उनको नेट्रोम्यूर दिया गया, और उससे उनको काफी फायदा हुआ। विद इन 1.5 महीना 2 महीने में काफी सारी चीजें उनकी हेल्थ में ऑन ट्रैक आने लगी।
तो ये चीजें केस डिटेल में मैं तो बताऊंगी कि जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि भाई वो CID करके एक सीरियल आता था, तो हमें वो देखना है कि कहाँ पे दूसरे लोग नहीं देख पाते, या वो केस में क्या स्पेशल है, कहाँ पे हमें सुराग मिलते हैं हमारे पेशेंट के। अगर हम वो सेंस से बैठे और जो दिखता है उसको जांचे और उसका डिटेल हम बनाते जाएं, तो हम डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे केस का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कई बार वो केसेस इतने अच्छे होते हैं कि उसके बाद में कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, वो भी उसके हिसाब साथ में ही डिसाइड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मेरा एक ये भी मानना है कि पहली बार लिया गया केस तो हम सब शायद बहुत अच्छे से लेते हैं, बट उसके बाद में जो फॉलो अप्स आते हैं, उसमें भी थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी चीजों को डिटेल में अगर हम ले, तो हम एक बहुत ही अच्छा केस रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, जिसे हम काफी अच्छे से, अगर हम सभी डॉक्टर्स ऐसे केस रिकॉर्ड मेंटेन करके, तो हम होम्योपैथी का काफी अच्छा रिजल्ट भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि एक पेशेंट के साथ में मेरा इनिशियल टाइम पे एक्सपीरियंस था कि उनको लगता था कि भाई मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और मैं ये सोचूं कि अगर इनको कुछ फर्क नहीं है, उनका स्किन कंप्लेन था, उनको स्किन में ईचिंग काफी रहता था, कोई रीजन इतना कुछ समझ नहीं आता था, बट ओवरऑल स्ट्रेस से हमने कनेक्ट किया एंड अकॉर्डिंगली वो वेदर के हिसाब से उस टाइम पे रेस्टॉक्स मेडिसिन दी, तो अच्छा रहता था, फिर थोड़ा टाइम बाद में फिर से आ जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमारे पेशेंट को फायदा नहीं है तो पेशेंट क्यों आएंगे। तो तब मैंने ये सोचा कि मैं इनको एक फॉलो अप अच्छे से लेके दिखाऊं कि भाई आप आए तब पहले ये परिस्थिति थी, 15 दिन बाद की ये, फिर उसके 15 दिन की बाद की वो। तो मैं उनको ये दिखाती थी और एक बार मतलब पहले तो मैं सुन लेती थी, फिर मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम होने लगा। तो मैंने बोला कि मैम आपको फायदा नहीं है तो क्या रीजन है कि आप वही मुझसे एक्सपेक्ट करती है। तो बोले कि नहीं, थोड़ा तो फायदा है। फिर मैंने उनको दिखाया कि ये देखो मैंने आपका इवेल्युएशन चार्ट बनाया है, आप पहले आई थी तब ये ऐसे तकलीफ में थी, फिर उसके बाद में इतना ये। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम सही बता रहे हो आप, आपने बड़ा ध्यान रखा है। और मैं यही चाहती थी कि आप मुझ पे ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा बता दूंगी कि मुझे अच्छा हो रहा है, तो कई बार डॉक्टर्स ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो वो एक्यूट फेज के बाद में उनका कॉन्स्टिट्यूशनल निकालना कि भाई उनकी चीज को इम्पोर्टेंस दी जाए, वो काफी अच्छा एक वो रहा। तो कई बार वेल टेकन केस या पूरी तरह से जैसे केस लेने में हमें हमारी नॉलेज का इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि जब पेशेंट जो चीज बताते हैं उसको हम कितनी कैटेगरी में, कितनी डिग्री में, कितनी इंटेंसिटी में उसको इंक्लूड करें। राइट। तो दिस इज हाउ दैट मेरा मानना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारी केस टेकिंग को ठीक से लेने में हमारी हेल्प करता है। और बाकी तो बेसिक जो चीजें हैं, अगेन मैं अपना एक एक्सपीरियंस छोटा एक और शेयर करूंगी कि काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस के बाद ही आती है, अनुभव से ही मतलब फ्रेशर्स लोगों को या उन डॉक्टर्स को ये शायद हो सकता है कि मेरे पास में मेरा सबसे पहला केस मुझे आज तक याद है, और उसके बाद में मैंने अपने में बहुत इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि मेरे मुझे हर बार ऐसा रहता था कि भाई मेरा केस फटाफट होना चाहिए। मुझे से पहले से शायद वो मेरी एंजाइटी उस टाइम पे होगी, अब ऐसा नहीं है। बट उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं मतलब हम 2-3 जन स्टूडेंट बैठे हैं और मैं जो अपना केस लेने बैठूं, तो मेरी बहुत अच्छी डिटेल आ जाए और मेरा फटाफट से काम हो जाए, ताकि मैं दूसरे केस ले सकूं, ताकि मैं और अंडरस्टैंड कर सकूं। और उस टाइम पे मेरा फर्स्ट केस वाज 8 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड, 8 महीने का एक बच्चा था। अपने उनके पेरेंट्स लेके उनको आए थे। अब कंप्लेंट्स वगैरह तो मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं ले रही थी केस, और मुझे लगे मुश्किल से 15 मिनट, 15 मिनट, और बाकी के सभी के केसेस अभी चल रहे हैं। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछूं, कि क्या मुझे और जानना चाहिए, किस तरह से वो करना चाहिए। तो पेशेंट यहाँ पे मैं हूँ, सामने पेशेंट बैठे हैं, और फटाक से उस टाइम पे थोड़ी देर में मैं फिर केस लाइक कैबिन में से बाहर निकल गई। तो फिर वहां की मैम थी, मैंने बोला मैम मुझे इतना ही मैंने केस लिया है अभी, तो और क्या। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुमने जो लिया है तुम्हें समझ में आया, लिया बराबर, बट उसके साथ में अब ये ध्यान रखना कि पेशेंट बैठे हो तो उनको छोड़ के कभी नहीं जाने का।
तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे होम्योपैथिक केस मैंने लिया। और उसके बाद में मुझे समझ आया कि जब पीडियाट्रिक केसेस में हम बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मदर की हिस्ट्री ले सकते हैं, बिकॉज मदर की हिस्ट्री ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो होम्योपैथी में हम काफी अच्छी उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और सही में उस टाइम पे मैंने जो सीखा, उसके बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे धीरे धीरे करके और पूरी डिटेल लेने में अपना फोकस केस के लिए लगाना है। तो वो काफी अच्छी एक लर्निंग हुई। और यही मैं बताना चाहूंगी कि स्टेट ऑफ फिजिशियन, तो केस डिटेल पूरा करने के लिए जब हम जो केस ले रहे हैं, उनकी भी एक मेंटल परिस्थिति या नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, अनबायस्ड जो बोलते हैं, वो तभी आएगा जब हमारे इमोशंस न्यूट्रल होंगे। अगर हम खुद ही इमोशनल्स अप एंड डाउन में होंगे, तो चांसेस है कि वो डिटेल लाने में हमें कहीं ना कहीं गलती हो जाए या कुछ मिस आउट हो जाए। तो ये भी एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है और लर्निंग है कि हम डिटेल उसी तरह से लें, जब हम भी एक पीस ऑफ माइंड में हो, हम भी एक अच्छे लेवल पे पेशेंट को जस्टिस दे सके उनकी चीजें समझने में। तो ये मेरा बताना था कि एंड इसीलिए मैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंस इसको देती हूँ कि भाई जब केस ले, तब जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं, ये मेरे लिए इनफ है प्रिस्क्राइब करने के लिए, तब तक वो केस की डिटेल्स को जानने का, उसको समझने की कोशिश की जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यस। हाँ जी। यस, दीपमाला जी। तो मैंने, यस। यस मैम, आपका हो गया कंप्लीट? यस मैम। नहीं, आपने बहुत अच्छा एक बात बताई, क्योंकि अभी लास्ट में मैंने थोड़ा 5 मिनट मैंने नहीं सुना, बट स्टार्टिंग का मैंने आपने जो परसीव वर्ड यूज किया, तो ये बिल्कुल सही। किसी ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत बड़ा मतलब ये पॉइंट है परसीव इन द केस। तो आप जो भी परसीव करते हो, आप उसके ही अकॉर्डिंग आप मेडिसिन दोगे। इसलिए जी। आपने जो ये वर्ड यूज किया कि परसीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। अब बिल्कुल जी। सही आपने कहा कि कोई भी पेशेंट को जब भी हम लोग केस देखते हैं, केस टेकिंग करते हैं, तो उसमें ये बहुत बड़ा इसका रोल इस वर्ड का है कि आप किसी भी केस में किसी भी पेशेंट को कैसे क्या परसीव करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होता है। अगर मैं जो केस कर रही हूँ, हो सकता है मैंने क्या परसीव किया, किसी और ने केस टेकिंग किया, उसने क्या परसीव किया, इस पे ये मेडिसिन भी डिफर हो जाता है। यस यस मैम, बहुत सही बात। हाँ, बहुत अच्छा बताई दीपमाला जी, आपने भी ऐड किया अच्छा। हाँ। और डॉक्टर रत्ना जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और जो आपने कहा कि अगर हम हिस्ट्री अच्छा से लेते हैं पेशेंट के केस टेकिंग, जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है होम्योपैथी में, अगर इसको हम लोग कर लेते हैं तो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा कहा कि जब केस टेकिंग के दौरान ही रोगी जो है तो आधा ठीक हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में हमें 2-3 बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो कहते हैं, सबसे पहला बात मैं कहूँगा, पेशेंस इज प्रेयर। पेशेंस, धैर्य, और धैर्य ही प्रार्थना के समान होता है। मैं महसूस किया हूँ कि बहुत सारे फिजिशियंस जो अपने क्लिनिक में बैठते हैं, वो इतने जल्दीबाजी में होते हैं कि वह चाहते हैं कि एकाएक रोगी से सारा चीज मिल जाए। रोगी एक बार में सभी कुछ नहीं बताता है। रोगी एक बार में कभी कुछ नहीं बताता है, उसे निकालना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है। इसीलिए केस टेकिंग के लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात होता है, आपका पेशेंस कितना है। दूसरी बात जो आती है कि आपका ऑब्जर्वेशन। कहते हैं कि भगवान ने हमें 2 आंख दिया है ना। भगवान ने, ईश्वर ने हम लोगों को 2 आंखें दी है, और 2 आंख दिया है, 2 कान दिया है, 2 नाक दिया है, लेकिन हमारे पास में एक ही मुंह दिया है ना। हमारे पास में एक ही मुंह दिया। इसका क्या मतलब? ईश्वर की तरफ से अगर आपके पास में सुनने के लिए धैर्य हो, तो आपके मुंह को बंद रखना पड़ेगा,
और पेशेंट की बातों को सुनना पड़ेगा और आंखों से देखना पड़ेगा और उसे महसूस करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यह अगर करने में आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो परसेप्शन है आपका, परसेप्शन जो अभी कहा द परसीव, तो ये परसेप्शन जो है तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पेशेंस, परसेप्शन एंड ऑब्जर्वेशन, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें बोलना कब चाहिए, पेशेंट को समय तो दे ही रहे हैं, लेकिन पेशेंट हमें भी तो बोलना पड़ेगा ना। हम भी पूछेंगे, जब वह बोलते हैं तो उस समय में लगता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ कहीं पर अटक गया है, रुक गया है, तो बस हमें थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए जिससे कि रोगी जो है तो बहुत ही अच्छा से आगे बात करने लगे। ये सारी बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होगा। और आपने बहुत सारे केस प्रेजेंटेशन किया, बहुत सारे केस को आपने देखा और मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि कभी कभी केस टेकिंग के दौरान जब मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में रहता हूँ या दूसरा पेशेंट के अपॉइंटमेंट के लिए मैं कोई दूसरा पेशेंट मुझे इंटरप्ट कर रहे होते हैं कि सर जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, तो वैसे में बहुत बातें मैं छूट जाता है और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मेरी गलती हो जाती है, मैं दवा का सही चुनाव नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपको फर्स्ट सिटिंग में ही आपका कंसल्टेशन में ही सारा चीज निकल जाएगा। रोगी का एक जो संबंध बनता है एक रोगी डॉक्टर के साथ में, ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहते हैं। कहते हैं कि भगवान ने आपको एक माता पिता दिया है जो कि लाइफ लॉन्ग है, उसी तरह से कहा गया है। बहुत अच्छा बात मैंने पहले बेली इसमें पढ़ा हूँ, साइकोलॉजिकल क्या तो किताब का नाम है फिलिप्स बेली का, उसमें उन्होंने लिखा है कि भगवान आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है, माता पिता मिलना बहुत मुश्किल होता है और उसी तरह से एक सही फिजिशियंस को भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। सही फिजिशियंस कहने का मतलब है हम डिग्री होल्डर तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास में पेशेंट के प्रति हमारी आस्था, पेशेंट के प्रति हमारा कंपैशन, पेशेंट के प्रति हमारा सिंपैथी, पेशेंट के प्रति हमारा भावना, यह अगर नहीं होगा तो आप डॉक्टर कभी भी नहीं बन सकते। और डॉक्टर हैनीमैन ने अपने फर्स्ट एफॉइल में ही कहा मिशन। मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन आपका एक लाइफ का टारगेट होता है जहाँ की आप किसी उम्मीद से नहीं करते हो, कर्म की भाव से करते हो, कर्म की भाव से आप प्रैक्टिस करते हो, वहां पर उसको हम लोग कहते हैं कर्म की भाव की बात डॉक्टर हैनीमैन ने कहा मिशन। हम लोग कहते हैं प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन में हमें उम्मीद होती है कि हमें कुछ पैसा मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप मिशन में रहते हो तो आप भूखे मरोगे। मिशन में रहोगे, आप अपने कर्म में जुड़े रहोगे तो भगवान कभी भी आपको भूखे नहीं मरने देते। और मैं इस बात को महसूस किया हूँ, पेशेंट से बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनके पास में मैं पैसे नहीं देने सक्षम होते हैं, तो मैं उनको ऐसे भी देखता हूँ, लेकिन मुझे दूसरे हाथ से कुछ मिल ही जाता है। और बहुत लोग जानते होंगे कि मेरी जिंदगी कैसे चल रही है, एक अच्छे खासे तरीके से चल रही है। मैंने कभी भी पैसे के पीछे भागने का कोशिश नहीं किया। एक हम लोगों के वैदिक पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर, जो चिकित्सक या जो वैद्य पैसों के पीछे भागता है वह धूल और पत्थर के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता है। इसलिए एक फिजिशियंस का काम होता है अपने लक्ष्य की जो हो जाए, अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को बनाए और अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने का प्रयास करे। यही बात मैं जोड़ना चाह रहा था राधे जी, और आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। स्वागत है आपका, बार बार आइए और इसी तरह के टॉपिक्स को, क्योंकि ये सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं आपस में तो हम लोगों के मन में बहुत सारी बातें उपजती रहती हैं, बहुत सारी बातें को हम लोग सीखते रहते हैं और एक दूसरे से सीखना ये चिकित्सा का बहुत बड़ा मूल मंत्र होता है। चिकित्सा हम पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो BHMS में हमारा एंड नहीं हो जाता है, MD में हमारा एंड नहीं हो जाता है, PhD में हमारा एंड नहीं हो जाता है, हमारा एंड मेरे जीवन के साथ ही होता है ना। पढ़ाई का जो सिलसिला है वह जीवन के साथ ही खत्म होता है और यह जीवन को आपने अर्पित कर दिया रोगी के प्रति तो आप एक अच्छे फिजिशियंस के रूप में याद किए जाएंगे। शायद आपको इसी रूप में यही फल मिलेगा अंत में। यही एक डॉक्टर का
ड्यूटी है। और डॉक्टर को रूप कैसे देखते हैं? डॉक्टर को लोग एक मसीहा के रूप में देखते हैं, जहाँ की कोई, और डॉक्टर के पास में वही लोग जाता है जो हेल्पलेस हो जाता है। मैं कहता हूँ कि एक डॉक्टर और एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर होता है ना? कभी थोड़ा सा सोचने का कोशिश कीजिए, एक डॉक्टर और सामान्य व्यक्ति क्या देखता है, क्या अंतर होता है? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कैटरपिलर और बटरफ्लाई का। कैटरपिलर तो समझते होंगे ना, कैटरपिलर जो रेशम के कीड़े होते हैं, और बटरफ्लाई तितली। तो कैटरपिलर जो होता है उसका काम क्या होता है? वो रेंगता है, कीड़ा के जैसा होता है, और पत्तों खा खा करके जीता है ना? पत्ते खा खा कर जीते हैं। तो एक वो पत्ते खा खा करके अपने जीवन चलाते हैं, और इतने खाते जाते हैं, केवल उनका जिंदगी का उद्देश्य होता है खाना और कम पैसा कमाना, है ना? खाना। और खाते खाते एक समय में उसे एहसास होता है, नहीं अब मैंने बहुत खा लिया, अब मुझे कुछ अपने अंदर में देखना चाहिए। तो वो एक कोकून के अंदर में अपने आप को कैद कर लेता है। कोकून समझते हैं ना, जिसके अंदर की वो उसके मुंह से एक लार गिरता है, और लार को अपने शरीर के चारों लपेट करके, जो कि बाद में रेशम के रूप में धागे के रूप में दिखलाई पड़ता है। और जब वह कोकून से बाहर निकलता है एक समय के बाद में, साधना के बाद में, जब वह समय से बाहर निकलता है, तो उसके पास में क्या होता है? उसका रूप कैसा बदल जाता है? कैटरपिलर से वह अब बटरफ्लाई हो जाता है। समझ रहे हैं ना? बटरफ्लाई हो जाता है। ये बटरफ्लाई का रोल हम लोग ये कहते हैं कि एक तितली जो है तो आकाश में उड़ करके चारों ओर देख सकता है, एक सामान्य व्यक्ति अपने आसपास ही देख सकता है। तो चिकित्सक को ऐसा बनना चाहिए कि वह बटरफ्लाई की तरह आकाश में उड़े, वो चारों बगल हर एक चीज, पूरे ब्रह्मांड का विहंगम दृश्य हो। उस मनुष्य कहाँ है, उस मनुष्य की स्थिति क्या है, उस मनुष्य का उद्देश्य क्या है, और उसको जब पहचान लोगे तो आपके पास में दवा तो आपके सामने में आ जाता है। आप रिपर्टोरियल अप्रोच अपनाते हो, मेट्रामेडिका पढ़ते हो, सारे रटने के बाद भी दवा याद नहीं होता है। लेकिन अगर पेशेंट के साथ में कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करेंगे तो पेशेंट हमारे पास में बहुत अच्छा से ठीक होते हैं। मैं वैसे भी रोगी को देखा, जिसे डॉक्टर ने कह दिया कि आप तो बचोगे ही नहीं। और मैं कई एक समय पर उदाहरण दिया, वो कहा कि 2 महीना 6 महीना लाइफ उन्होंने डिसाइड कर दिया। और हम लोगों ने होम्योपैथी ढंग से अपने उसके धैर्य के साथ में, उसके मनोबल को बढ़ाते हुए, और साथ में अपना होम्योपैथी दवाई करते हुए उसको नई जिंदगी प्रदान किया। मुझे एक याद है, एक कैंसर का रोगी जो कि 3 महीने की मोहलत दी गई थी, वह अपने अपने करीब 10 से 15 साल ऊपर रहा, और बूढ़े होने के बाद ही उसका डेथ हुआ। इसी तरह से एक महिला और थी जिसे काफी ये था। इस तरह के कई एक उदाहरण हैं, और हमारे होम्योपैथ आप भी करते हैं, आप लोगों के अंदर में भी इस तरह का होगा, आप लोग भी इस तरह के फीलिंग्स रोगी के साथ में होंगे। तो इस रोगी के फीलिंग्स को समझ पाना, है ना, केवल हम कहते हैं कि हमारे पास में एक माइंड है और दूसरा हार्ट। तो हम माइंड से तो सोचते हैं, इंटेलेक्ट का काम करता है, लेकिन हृदय से उसे हम महसूस करते हैं, है ना? तो हृदय से इमोशनल पावर अगर आपके अंदर में ज्यादा होता है तो आप रोगी को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो, रोगी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और रोगी को यह है। इसलिए चिकित्सा एक साधना है। मैं कहता हूँ कि चिकित्सा व्यवसाय नहीं है, एक साधना है। और इस साधना में जो जितना डूबेगा उतना उसको मिलेगा, जितना वो उसके अंदर में करेगा उतना ही। और सफल चिकित्सक वही होता है जो कि अपने रोगी को के प्रति उसका है, चाहे वह रोगी बचे या ना बचे, यह कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बचना और जीना आपके हाथ में नहीं होता है। लेकिन रोगी बचे या ना बचे, लेकिन रोगी आशीर्वाद देते हुए जाता है। मुझे एक कहानी याद है, एक बहुत ही पुरानी बात है। एक पेशेंट, मैं पटना में रहने वाला हूँ, और बलिया से एक रोगी मेरे पास में आया। बलिया से उसके लोग टांग करके उसे पूरे एकदम काफी शरीर में लगा खाली स्केलेटन है, लेकर के आया। जब मैं उसे देखने लगा तो वह मेरा चेहरा देख रहा था, और मैं जब उसका पूछताछ किया, हिस्ट्री लिया, दवा का चुनाव किया, तो दवाई मेरे पास में जो सिलेक्ट होकर के आया, और उसके बाद में दवा को देते ही उसके मुंह में जैसे ही दवा गया वैसे ही उसका डेथ हो गया। आप सोचो कितना ये
भयानक सीन होगा, लेकिन सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके मेरे सामने में खड़े हो गए। डॉक्टर साहब, आपने इस रोगी की अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया। इस समय में आपको कितना अति है, वो लोग पैसे देने चाहे, फिर मरने के बाद भी मुझे पैसे देने चाहे। मैं बोला कि नहीं, मेरे को ये जो उन्होंने, आप लोगों ने ऐसा किया, हाथ जोड़ा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया, ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा धन हो गया। तो ये एक इस तरह की घटनाएं हैं, होते रहेंगे। लोग आते हैं और इलाज कराते हैं, इलाज करा करके जाते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन अगर अपने मिशन में लगे रहोगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। और इतने कम उम्र में रत्ना जी, आपने इस चीज को महसूस किया है, आपने इस चीज को महसूस किया है और आज हमारे फोरम में इस बात को प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी, हमारा नया जो आने वाला होम्योपैथ है, उसके पास में भी एक फीलिंग्स है, कंपैशन है, जो कि कुछ करना चाहता है। तो इस फीलिंग्स को आपके माध्यम से, मैं अपने माध्यम से सबों को, सभी चिकित्सकों को निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से इस मिशन में जुड़ जाइए, इस जीवन के इस यात्रा में जुड़ जाइए, जहाँ की आपको एक नया संसार दिखलाई पड़े, नया दुनिया दिखलाई पड़े, और उस दुनिया में केवल आप हों और एक आपका रोगी जो कि ठीक हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। एंड एनी मोर फ्रॉम एनीवन? दीपमाला जी? सर मैं एक बात बोलूं? हाँ, आप बोलिए, आपके लिए समय छोड़ दिए हैं। हाँ नहीं, आपने बोला ठीक है, ठीक। बोलिए, मेरा नेटवर्क कमजोर है। मतलब चिकित्सक को एक साधना, जस्ट लाइक एक साधना। हाँ, ये दोनों को कैसे आपने पिलर ने पत्ते खा खा कर अपने जीवन का वो पूरा सारी जिंदगी पत्ते खा खा कर रहा, अब बाद में बोले अपने मुंह से। दीपमाला जी, आपने 5 साल BHMS किया, 3 साल MD किया, है ना? मुझे याद है, आप हम लोग की स्टूडेंट थी। 5 साल MD किया, तो सॉरी 5 साल BHMS किया और 3 साल, ये 5 साल का पीरियड क्या था? कोकून लाइफ था आपका, है ना? और उसमें अगर आपने बहुत कुछ धैर्य रखा होगा, और शायद आप में यह था जिसके कारण आप इस फोरम से जुड़ी हुई है, और इसके कारण आप में भी यह रुचि है कि अपने क्लिनिक में समय पेशेंट के साथ में बैठते हुए और इस ज्ञान को प्रचारित। तो ये कोकून है सर, ये लाइफ को सीखना है, और ये सीखने का काम जो है सो हम लोग को निरंतर करते रहना है। और यही एक है, इसी को साधना कहते हैं, इसी को परसिवरेंस कहते हैं। परसिवरेंस समझते हैं ना? परसिवरेंस का मतलब होता है कि लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। इसी को साधना, परसिवरेंस, जो लोग सीख गए तो उनके पास में क्या आता है पता है? 2 आंख के अलावा तीसरा आंख आता है। शंकर जी का त्रिनेत्र उनको मिल जाता है ना? इंट्यूशन मिल जाता है, देखने का और भी मानसिकता बढ़ जाता है। तो समय भी हो रहा है दीपमाला जी, और आप स्टेशन में देख लीजिए, आपको कुछ कहना हो। रत्ना जी, आप कुछ और कहना चाहिएगा? बहुत अच्छा लगा। रत्ना जी, आप कुछ कहना चाहिएगा? बस सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और मेरे नॉलेज में भी काफी बढ़ोतरी होती है जब मैं कनेक्ट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस तरह की वेबिनार्स को और मीटिंग को। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मुझे हम लोग अपॉर्चुनिटी का ये जो देने जर्नी के है, लिए थैंक यू। यात्रा है, अभी 1 साल से ऊपर क्रॉस किया हिंदी में। और इंग्लिश में पता है हम लोग कितने दिन क्रॉस किए? हम लोग इंग्लिश में करीब करीब 1300 दिन से ऊपर हो गए, 1300 डेज पास कर गए। शायद होम्योपैथी के हिस्ट्री में इतना लगातार डेली, चाहे कोई छुट्टी का दिन हो, होली हो, दशहरा हो, किसी भी दिन हम लोगों ने बंद नहीं किया है। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ी हम लोग का कमिटमेंट है कि हम लोग निरंतर इस कार्यक्रम को चालू रखें और आप सबों का सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ में दीपमाला जी, हम लोग समय हो गया। थैंक यू। अब हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए डॉक्टर राम परवेज सर, सॉरी सर, आपको अब हम लोग टाइम नहीं दे रहे क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मैं डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।